जय हिंद दोस्तों। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मुख्यमंत्री। पिछले 4 वीडियोस के अंदर अपन ने राज्यपाल को कंप्लीट किया और राज्यपाल को बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास किया, जिसमें हमने कुछ हद तक विधानमंडल के पार्ट को भी कवर करने की कोशिश की, मुख्यमंत्री के पार्ट को भी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से अब जो मुख्यमंत्री वाला पार्ट है वो एक दिन की इस क्लास में लगभग लगभग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वाली क्लास में हम जो राजस्थान के मुख्यमंत्री आज तक रहे हैं उन सभी को क्रमबद्ध तरीके से याद करने के लिए एक विशेष ट्रिक का यूज करेंगे। इसके अलावा आज के वीडियो के अंदर अपन मुख्यमंत्री को पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियोज में जो राज्यपाल के बारे में हमने जानकारी पढ़ी थी, उम्मीद करता हूं कि आपने जो पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र है उनको देखकर एनालिसिस किया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं और अपना जो मैटर है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी जो है उसका क्या लेवल है। एक बीच में जो क्लास लाने वाले थे, जो आज स्किप करके ये वाली क्लास लाए हैं, वो क्लास होती राज्यपाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी, और उस प्रश्नोत्तरी वाली क्लास को हम इसके जस्ट बाद में प्रोवाइड करवा दें। तब तक आज के लिए अपन जो टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे मुख्यमंत्री। इस टॉपिक के साथ में आपके लिए जो अब तक अपन ने आर्टिकल पढ़े हैं पिछले 4 वीडियोज में, उन सभी आर्टिकल का लास्ट 5 मिनट के अंदर मैं फटाफट से एक बार रिवाइज करवा दूंगा, जिससे लगभग लगभग राज्यपाल के सभी आर्टिकल वापस रिपीट हो जाएंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं आज मुख्यमंत्री से। दोस्तों, मुख्यमंत्री का जो पद है, अगर पूछ लिया जाए क्या ये संवैधानिक पद है जिस प्रकार राज्यपाल का पद है, तो ध्यान रखना मुख्यमंत्री का पद भी एक संवैधानिक पद है, और जो संवैधानिक पद होता है उसका संविधान में कहीं ना कहीं उल्लेख जरूर मिलता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मुख्यमंत्री का पद संविधान के किसी भाग में मिलता है और संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद के अंदर भी मिलता है। तो आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि सर कौन से भाग के अंदर मुख्यमंत्री का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री का उल्लेख भी राज्यपाल की ही तरह भाग 6 के अंदर मिलता है। भाग 6 में कौन से आर्टिकल में मिलता है, तो ध्यान रहे दोस्तों, आर्टिकल 164 के अंदर मुख्यमंत्री का उल्लेख मिलता है। हमने जब राज्यपाल पढ़ा था तो मैंने ये बताया था कि यहाँ पर 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर संघात्मक प्रणाली को अपनाया है, इसलिए 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं, जिसमें पहला प्रमुख होता है संवैधानिक प्रमुख जो राज्यपाल है, दूसरा होता है नाम मात्र का दूसरा होता है वास्तविक प्रमुख जो कि मुख्यमंत्री है। इसी प्रकार अगर हम केंद्र में जाएं तो वहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है और विधानसभा का नेता या लीडर होता है। दोस्तों, इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लीडर है, जो एडमिन है, वो 2 व्यक्ति एडमिन है। एक को अपन एडमिन बोलेंगे और एक को अपन बोलेंगे सुपर एडमिन। जो एडमिन है वो है मुख्यमंत्री और जो सुपर एडमिन है वो है राज्यपाल। अब यहाँ पर जो बाकी के मंत्री है वो सारे, या जो बाकी के विधायक है, ये सभी उस ग्रुप के मेंबर्स है। जनता जो है वो जिस भी पार्टी के या जिन भी सदस्यों के, जिस भी पार्टी के लीडर्स को, जिनकी पोस्टों को जितना ज्यादा लाइक शेयर करेगी उतना ही उस पार्टी को उस ग्रुप के अंदर महत्व ज्यादा मिलेगा, यानी विधानसभा के अंदर उसको महत्व ज्यादा मिलेगा। वो ग्रुप एक विधानसभा है। अब यहाँ पर इस ग्रुप का जो मेन लीडर है यानी जो एडमिन है वो है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री इस ग्रुप के अंदर जो सभी विभाग है उनका बंटवारा भी करता है। इसके अलावा राज्यपाल जो है उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं है। राज्यपाल सुपर एडमिन जरूर है, लेकिन राज्यपाल अपनी मर्जी से उस ग्रुप के अंदर एक इमोजी भी शेयर नहीं कर सकता। राज्यपाल को इमोजी शेयर करने के लिए भी मुख्यमंत्री की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में ही कर सकता है। गुड मॉर्निंग का भी मैसेज नहीं कर सकता। दूसरी बात, राज्यपाल इस ग्रुप के अंदर राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों को
तालमेल बनाकर भी चलना पड़ता है। अगर मान लो दोनों में तालमेल ना बैठे और मुख्यमंत्री राज्यपाल के काम में अड़चन पैदा करे या मुख्यमंत्री उसको भाव ना दे, उस कंडीशन में मुख्यमंत्री ग्रुप को एडमिन मोड पर डाल देता है। और एडमिन मोड पर डालने का मतलब है उस ग्रुप की जो लीडरशिप है वो राष्ट्रपति के हाथों में डाल दी जाती है, यानी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। या उस ग्रुप के अंदर म्यूट और अनम्यूट का सिस्टम भी है, जिसमें जो मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, ये सब राज्यपाल को म्यूट पे रखते हैं। कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल अनम्यूट हो जाता है और वो परिस्थितियां हैं जब मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत खो दे, उस कंडीशन में राज्यपाल अनम्यूट हो जाता है। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का ये दायित्व बनता है कि वो राज्यपाल को सूचना दे। इस बात को ऐसे समझे कि मुख्यमंत्री जो भी कार्य करेगा उसका स्टेटस उसको लगाना पड़ेगा और राज्यपाल उस स्टेटस को सीन करेगा। अगर मान लो मुख्यमंत्री कोई कार्य करता है और उसका स्टेटस नहीं लगाता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को पर्सनली मैसेज करके बोल सकता है कि भाई उसका स्टेटस लगा, जो अभी अभी काम हुआ, यानी राष्ट्रपति सूचना मांग सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री की और इसके आर्टिकल्स की, तो अब इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं और साथ में ऐसी मजेदार जो कहानियां हैं उसका भी अपन इसमें जिक्र करते रहेंगे, जिससे याद करने में आसानी हो। सबसे पहले मुख्यमंत्री से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 163। हमने 153 से लेके 162 तक के आर्टिकल की चर्चा की थी, जिसको हमने ट्रिक के माध्यम से भी एक अलग वीडियो के अंदर शेयर किया था। 4 मिनट का वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, आपको सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे 153 से लेके 162 तक। अब 162 के बाद 163वां जो आर्टिकल है उसमें ये लिखा है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका नेता, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ये 163(1) में लिखा है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि राज्यपाल उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य है। दोस्तों 163(2) में इस बात का वापस खंडन भी किया और ये कहा गया है कि कुछ मामलों में राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, यानी कि राज्यपाल की स्वविवेकीय जो शक्ति है उसका प्रयोग करके राज्यपाल अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री चुन सकता है। लेकिन वो किसे मुख्यमंत्री चुन सकता है, इसके बारे में भी कुछ परंपराएं हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आर्टिकल 163 की, तो राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा हमने ये भी बात की कि आर्टिकल 164 के अंदर और भाग 6 के अंदर मुख्यमंत्री का पद है। वास्तविक कार्यपालिका जो होती है उसका अध्यक्ष या वास्तविक कार्यपालक जो होता है वो मुख्यमंत्री ही होता है। इसके अलावा अगर मान लो मुख्यमंत्री 163(2) के तहत अपनी स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है और किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाता है जिसके पास में बहुमत नहीं है, तो उस कंडीशन में 1 महीने का उसको समय दिया जाता है और 1 महीने में उसको विश्वास मत हासिल करना आवश्यक है। और विश्वास मत हासिल करके वो मुख्यमंत्री के पद पर बना रह सकता है। अच्छा, किन किन परिस्थितियों के अंदर मान लो किसी मुख्यमंत्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, उस कंडीशन में उसका उत्तराधिकारी भी ना हो और उस कंडीशन में राज्यपाल उनको बहुमत सिद्ध करने के लिए बोलेगा और इस स्थिति के अंदर राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री का चयन कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, या उस पार्टी का उत्तराधिकारी हो तो उसको बनाया जा सकता है अगर उनके पास बहुमत है। स्वविवेक की शक्ति यही आती है जब उनके पास बहुमत नहीं है तो राज्यपाल अपने विवेक से किसी को मुख्यमंत्री बनाएगा और उसको 1 महीने के अंदर विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 163(2) की बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 164 की। इससे पहले हम ये भी बात करते हैं कि इसमें जो परंपरा है वो क्या है। हालांकि ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ परंपराएं हैं जिनको फॉलो करना चाहिए या जिनको फॉलो किया जाता था। हालांकि कई बार इन परंपराओं को नहीं भी फॉलो किया जाता है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी परंपरा बना ली गई है कि अगर राज्यपाल स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करे तो उसको किस स्टेप का जो है यूज करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है कि जो भी सबसे बड़ा दल है उस सबसे बड़े दल के जो नेता है
उसको ये कहा जाए कि आप अपना बहुमत सिद्ध करो। यानी सबसे बड़े दल के नेता को या सबसे बड़े दल को ये कहा जाएगा कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर वो बहुमत अपना सिद्ध कर देते हैं और उनके पास बहुमत है तो उस दल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। यानी सबसे पहले अगर राज्यपाल किसी को आमंत्रित करता है तो वो सबसे बड़े दल को के नेता को करता है। दूसरी बात, जो संयुक्त या गठबंधन दल है, ऐसे दल जिन्होंने चुनाव से पहले, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक चुनाव से पहले और एक चुनाव के बाद में, जिन दलों ने संयुक्त रूप से चुनाव से पहले गठबंधन किया है, उन चुनाव से पहले वाली गठबंधन की जो पार्टी बनी है, उस गठबंधन के दल को राज्यपाल दूसरी बार में आमंत्रित करता है। सबसे पहला किसको आमंत्रित करना चाहिए? सबसे बड़े दल। दूसरा, सबसे बड़े दल के बाद में जो गठबंधन वाला दल है उसको आमंत्रित करना चाहिए। तीसरा, चुनाव के बाद में दल बदल के बाद दल बदल की प्रक्रिया हुई और उसके बाद में कोई गठबंधन बड़ा बना है तो उस गठबंधन वाले दल को भी राज्यपाल आमंत्रित करेगा। तो ये तीसरी बात है। यानी सबसे पहले सबसे बड़े दल को, फिर चुनाव से पहले अगर कोई गठबंधन बना है तो उस दल को, चुनाव के बाद में दल बदल के बाद में अगर कोई गठबंधन बना तो उसको आमंत्रित कर सकता है। और अगर इन सब की बातें नहीं होती है और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, उस कंडीशन में विपक्षी दल के नेता को आमंत्रित किया जाता है कि आप सरकार बना लीजिए। तो ये राज्यपाल की सर्वविवेकी शक्ति है। इसके बाद अपन बात करते हैं आर्टिकल 164 की। तो अनुच्छेद 164 जो है उसके अंदर भी अलग अलग आर्टिकल्स है। अगर सीधा सीधा बात करें तो अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति के प्रावधान है कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसका प्रावधान आर्टिकल 164 के अंदर मिलता है। इसके अलावा क्या क्या प्रावधान है? तो आर्टिकल 164 एक के अंदर वही बात है जो अभी मैंने बताई कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अच्छा, एक संविधान संशोधन लेके आया और वो संविधान संशोधन आया 91वें संविधान संशोधन 2003 के रूप में। इस संविधान संशोधन के तहत विधानसभा के अंदर जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों की या मंत्री परिषद जो होती है उन मंत्री परिषद की जो संख्या है उसको निश्चित किया गया कि ऐसा नहीं कि मनमाने ढंग से कि मैं तो 40 मंत्री बना दूंगा, 50 मंत्री बना दूंगा या मेरे जितने भी नेता है उन सभी को मंत्री बना दूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए निश्चित किया गया कि कितने व्यक्तियों को अधिकतम मंत्री बनाया जा सकते हैं। तो विधानसभा में 15% जो सदस्य होते हैं कुल विधानसभा सीटों का, उनको मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। 15% सदस्यों को बनाया जा सकता है। कौन सा संविधान संशोधन? तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत विधानसभा के 15% सदस्यों को मंत्रियों के रूप में या मंत्री परिषद के अंदर नियुक्त किया जा सकता है। दूसरी बात, जो ये मंत्री परिषद के रूप में मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, इसमें न्यूनतम जो मंत्री है वो कितने हो सकते हैं? अधिकतम की संख्या है 15%, लेकिन न्यूनतम कितने होने चाहिए? तो ध्यान रखना दोस्तों, न्यूनतम 12 मंत्री होने आवश्यक है। कम से कम 12 मंत्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए मंत्री परिषद के अंदर। तो यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए विधान परिषद में अधिकतम कितने मंत्री होने चाहिए तो 15%, लेकिन न्यूनतम कितने होने चाहिए तो 12। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों कि मंत्री परिषद में राजस्थान के अंदर कितने मंत्रियों को मंत्री नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर अपने राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हैं और उन 200 सीटों का अगर हम 15% निकालें तो 15% 30 मंत्री होंगे। यानी कि राजस्थान के अंदर 30 मंत्रियों को मंत्री परिषद के अंदर नियुक्त किया जा सकता है। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे कि ये 30 मंत्री जो नियुक्त किए जाते हैं, अगर सत्य और असत्य का प्रश्न आए और मैं उसको इस प्रकार से बांटूं कि पहला इसका कथन है कि मंत्री परिषद में 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया। दूसरा, जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं उनमें राजस्थान में 30 मंत्रियों प्लस एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। तीसरा, न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। तो इसके अंदर ध्यान रखना दोस्तों, दूसरा जो कथन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 30 प्लस एक मुख्यमंत्री है
ये नहीं होता है। जो एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है वो इस 30 के अंदर से ही होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि राजस्थान में अगर 30 व्यक्ति है तो 30 का मतलब होगा 29 प्लस एक मुख्यमंत्री। अगर किसी राज्य में न्यूनतम सीमा के हिसाब से अगर 12 मंत्रियों को चुना जाना है तो उसके अंदर 11 प्लस एक होगा, ये ध्यान रखना है। यानी कि जो 15% होता है उसमें मुख्यमंत्री शामिल होता है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से गलत करवाने का प्रयास किया जाएगा कि मुख्यमंत्री के अलावा 30 सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 30 मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, और हम कहेंगे बिल्कुल सही पढ़ा है, 15% 30 ही तो होता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, उन 30 के अंदर मुख्यमंत्री शामिल होता है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो 164 एक के अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और इसके अलावा 1K के अंदर जो 91 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा, विधानसभा का जो मंत्री परिषद है उसका आकार निश्चित किया गया। इसके बाद अगर हम दूसरे आर्टिकल्स की बात करते हैं तो 164(2) में ये लिखा हुआ है कि जो मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब आप कहोगे सर आपने कल जो राज्यपाल पढ़ाया था उस राज्यपाल में आपने ये कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नियुक्त रहते हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर पूछ लिया जाए कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ध्यान रखना राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी। तो सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होते हैं वो होते हैं सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आर्टिकल 1 164(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद रह जाएगी। अब एक से ज्यादा लोग, यानी अगर 2 आए तो एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा लोग जब आते हैं तो एक समूह बनता है, और 2 लोग मिलकर एक समूह का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप पे बना लो या इंस्टा पे, कहीं से भी ग्रुप बनाते हैं तो कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। तो ग्रुप के तौर पर ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के प्रति। तो 2 कम से कम कितने लोग चाहिए ग्रुप बनाने के लिए, 2 चाहिए। तो 164(2) में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद 164(3) में इनकी शपथ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के जो मंत्री है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ के प्रावधान है कौन से आर्टिकल में, 164(3) में। दोस्तों ध्यान रखो, शपथ के अंदर 3 वर्ड है। तो 164(3) में क्या है, शपथ। 164(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, 2 में इनमें सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, 164(3) में इनकी शपथ का उल्लेख है। अगर मैं पूछ लूं मुख्यमंत्री किसकी शपथ लेते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, मुख्यमंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अपनी शपथ में ये कहते हैं कि मैं संविधान का पालन करूंगा, सत्यनिष्ठा के साथ में देश की, भारत की एकता और अखंडता, या भारत की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखूंगा। इसके साथ में मैं सभी राग द्वेष बेपक्षपात इन सब से अलग होकर देश हित को सर्वोपरि रखूंगा, या देश हित में और संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। तो ये मुख्यमंत्री इस प्रकार से शपथ लेता है। तो ये बात होगी। यहाँ पर 164(3) के अंदर क्या है, मुख्यमंत्री की शपथ का प्रावधान है, जो शपथ अभी मैंने यहाँ पर बताई है। तो ये मुख्यमंत्री की शपथ है। मुख्यमंत्री किसकी शपथ लेता है, तो पद व गोपनीयता की। शॉर्ट रूप से आप ये कह सकते हो कि पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम देते हैं जैसे RS या फर्स्ट ग्रेड, तो उसमें मुख्यमंत्री की शपथ से संबंधित कुछ वर्ड पूछ लिए जाते हैं, तो वो वर्ड अभी मैंने जो शपथ बताई है उसके अनुसार आप याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पद व गोपनीयता की शपथ। इसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो मैं अभी पूछने वाला हूं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में मिलता है, कथन सत्य है या असत्य। दोस्तों ध्यान रखना, ये कथन असत्य है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं मिलता है, तो फिर कहां पे मिलता है? अनुच्छेद 159 के अंदर मिलता है,
लेकिन अनुसूची 3 में नहीं मिलता। अनुसूची 3 में मुख्यमंत्री की शपथ का उल्लेख जरूर मिलता है। तो याद रखना, अगर मैं पूछ लूं कि अनुसूची 3 जो है उसमें क्या राज्यपाल और मुख्यमंत्री की पद का मुख्यमंत्री की शपथ का उल्लेख मिलता है क्या, तो नहीं मिलता है। किसका मिलता है? मुख्यमंत्री का। क्या राज्यपाल की शपथ का उल्लेख मिलता है? तो नहीं मिलता। कौन से आर्टिकल में मिलता है? 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ का उल्लेख मिलता है। तो ये बात हो गई 164(3). उसके बाद 164(4) जो है उसमें मुख्यमंत्री और जो मंत्री है उनकी योग्यता के संबंध में उल्लेख है। अब आप कहोगे 164(4) में क्या है? तो योग्यता, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की योग्यता में 4 शब्द होते हैं। तो आप याद रख सकते हो कि 164(4) में क्या है? योग्यता। 164(4) में मंत्री और मुख्यमंत्री इन सभी की योग्यताएं। अच्छा, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो एक तो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। दूसरा, विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। विधानमंडल का यहाँ पर मतलब है कि वो विधानसभा का भी सदस्य हो सकता है और विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है। तो दोनों में से किसी ना किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अब आप कहोगे सर हमने एक मूवी देखी थी, नायक मूवी। उस नायक मूवी में अनिल कपूर को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो ये कौन से प्रावधान के तहत चुना जाता है, या उस मूवी में किस प्रावधान के तहत उसको मुख्यमंत्री एक दिन के लिए बनाया गया? तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है उस व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उसको 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद यानी विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक है। 6 महीने में वो किसी ना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करेगा, तो उसके बाद वे वो मुख्यमंत्री बना रह सकता है। अगर मान लो वो 6 महीने के बाद भी किसी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाए तो उस कंडीशन में उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ये बात हो गई यहाँ पे 164(4) की। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 164(4) की, तो योग्यताओं में यहाँ पर मैंने लिखा 25 वर्ष। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, राज्यपाल की योग्यताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राज्यपाल की बात करो। अच्छा, इस राज्यपाल और मुख्यमंत्री इन दोनों में ध्यान रखने वाली बात ये वाली है, अभी मैं जो इस क्वेश्चन के अंदर बताने वाला हूँ। मुख्यमंत्री का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मुख्यमंत्री की या मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? अभी अपन ने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन गलत करने के लिए वो क्या करेगा? इसको इस प्रकार से पूछेगा, मुख्यमंत्री बनने के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष है। दूसरा दूसरा यहाँ पर वो पूछ सकता है कि विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है या विधानमंडल के किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो ये 25 वर्ष है ये अधिकतम नहीं है। ये राज्यपाल वाले टाइम पर भी मैंने बताया था, अधिकतम नहीं, न्यूनतम 25 वर्ष होगा। तो क्वेश्चन गलत करवाने के लिए एग्जाम में ध्यान रखना कि 25 वर्ष के पहले क्या लिखा है। जैसे राज्यपाल में हमने 35 वर्ष पढ़ा था, तो 35 वर्ष से पहले क्या लिखा है ये ध्यान रखना। वहां पर अधिकतम नहीं होगा, न्यूनतम होगा, यानी कम से कम 25 साल का होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 25 साल के होने का मतलब है कि एक दिन का बच्चा भी बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर? न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो ये पहली बात, विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, चाहे विधानसभा का हो या विधान परिषद का। अगर नहीं हो तो क्या होगा? अगर दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उस कंडीशन में उसको 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, मान लो कोई व्यक्ति विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, जो मुख्यमंत्री है वो विधानसभा का सदस्य भी हो सकता है, विधान परिषद का। अब मैं कुछ कंडीशन बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन बनता है। अगर राज्यपाल विधान परिषद का सदस्य है तो राष्ट्रपति के चुनाव जो आर्टिकल 54 के अंदर है, अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंदर ये भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ध्यान रखना, इस प्रक्रिया में ये व्यक्ति जो विधान परिषद का सदस्य है वो भाग नहीं ले सकता, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, क्योंकि उसका जो निर्वाचक मंडल है उस निर्वाचक मंडल के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। दूसरी बात, कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो सरकार के विरुद्ध, उस कंडीशन में भी वो वोट नहीं कर सकता, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में
जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। अगर मुख्यमंत्री मनोनीत है तो उस कंडीशन में वो भाग नहीं ले पाएगा उसमें। तो ये भी बात ध्यान रखने वाला है। अब आगे बात करते हैं इसके बाद में अगर अपन बात करें 164(5) की, तो 5 से आपको याद रखना, 30 से पेमेंट वेतन और भत्ते। 164(5) में मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का उल्लेख है, और ये वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो विधानमंडल निर्धारित करती है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जो वेतन है वो अलग अलग है, किसी राज्य में कम है, किसी में अधिक है। अगर मैं पूछ लूं राजस्थान के मुख्यमंत्री का वेतन कितना है, तो दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो बेसिक पे है वो 75,000 रुपये है। अब आप कहोगे सर सिर्फ 75,000 रुपये मिलते हैं और राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए मिलते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों ये केवल बेसिक पे है। इसके अलावा भी उसको 80,000 रुपये जो है वो अलावेंस मिलता है। 1 लाख रुपए उसको टेलीफोन वगैरह जो बाकी एक्सपेंसेस है उनके लिए मिलता है। 85,000 रुपये अलग से और मिलते हैं। आवास मिलता है, Z+ सिक्योरिटी मिलती है, घूमने फिरने के लिए हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन वगैरह ये भी मिलते हैं, अगर सरकारी कार्य के लिए मिल रहे हो। हालांकि कई बार प्राइवेट काम के लिए भी यूज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी प्रावधान तो यही है। तो मुख्यमंत्री को भी लगभग 3,40,000 से 3,50,000 तक का वेतन मिलता है। लेकिन अगर आपको प्रश्न एग्जाम में आए कि मुख्यमंत्री को वेतन मिलता है, तो ध्यान रखना दोस्तों 75,000 आंसर करेक्ट करना, क्योंकि जो बेसिक पे होता है वही पूछा जाता है, और बेसिक पे 75,000 रुपये मिलते हैं। तो ये बात हो गई। उसके बाद अगर अपन बात करें राज्यपाल की, तो इसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, मुख्यमंत्री जो है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्यमंत्री सामान्यतः 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। अच्छा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत भी काम करते हैं, लेकिन उसमें भी एक चीज है, क्या राज्यपाल मन पड़े जब उसका मन कर गया कि भाई आज मेरे को मुख्यमंत्री की शक्ल पसंद नहीं आ रही है, मुख्यमंत्री को हटा देते हैं, क्या ऐसा कर सकता है? या राज्यपाल नींद से उठे, उसको सपना आ गया कि ये मुख्यमंत्री काम का नहीं है, सुबह सुबह ऑर्डर पास कर दिया कि मुख्यमंत्री को हटा दो। प्रसाद पर्यंत का यहाँ पर मतलब है जब तक उनके पास बहुमत बना रहता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए, कहने के लिए राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब है जो जब तक उनके पास बहुमत होता है। अगर बहुमत नहीं रहता है उस कंडीशन में राज्यपाल उनको त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। अगर मैं ये कहूं कि वो त्याग पत्र किसको देंगे, तो राज्यपाल को त्याग पत्र दे देंगे। तो ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना। इसके बाद में अगर अपन बात करें आर्टिकल 167 की, तो अनुच्छेद 167 को हमने पहले राज्यपाल वाले टाइम में ही पढ़ लिया है कि 167 के तहत मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि वो राज्यपाल को सूचना दे विधायी और प्रशासनिक कार्यों की। तो 167(1) ये कहता है कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री विधायी और प्रशासनिक कार्यों की सूचना देगा, यानी बिना मांगे, राज्यपाल को मांगने की जरूरत नहीं। दूसरा, अगर राज्यपाल सूचना मांगे तो मुख्यमंत्री उसको सूचना देगा। तीसरा, अगर कोई एक ऐसा निर्णय है जो या ऐसा कोई कार्य है जो किसी मंत्री के द्वारा किया जाना है, लेकिन अभी तक उसमें मंत्री परिषद ने कोई भी उसके ऊपर विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल उसको समस्त मंत्रिमंडल के मंत्री परिषद के समक्ष उसको रखवा सकता है। तो ध्यान ये रखना है, अगर मंत्री परिषद के समक्ष रखवाना यानी जब किसी मंत्री द्वारा उस पर निर्णय लिया जाना है उस कंडीशन पे। अच्छा, 167 की बात करें तो आर्टिकल 167(1) में क्या लिखा है, अभी अपन ने बात की। पूरे आर्टिकल की बात करें तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। 167(1) में विधायी और प्रशासनिक कार्यों की सूचना राज्यपाल को देगा बिना मांगे। 2 में क्या लिखा हुआ है, मांगने पर सूचना देगा किसको, राज्यपाल को। 3 में क्या लिखा हुआ, मंत्री परिषद के समक्ष उस विषय को रखवाता है, कौन रखवाता है, ये राज्यपाल। तो ये वाला जो है ये राज्यपाल का पॉइंट है, ये याद रखें, कौन रखवाता है, तो राज्यपाल रखवाता है। 1 और 2 जो है ये किसके कर्तव्य है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। यानी जो मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी व्हाट्सएप ग्रुप वाली, वही चीज है कि जो भी कार्य करेगा मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, उसका स्टेटस उसको लगाना पड़ेगा और राज्यपाल उस स्टेटस को सीन करेगा। मान लो अगर दोनों में बन्नी बंद हो गई, आर्टिकल 200 की अगर अपन बात करते हैं उसमें, तो अगर मान लो दोनों की बन्नी बंद हो गई तो 2 चीजें कर सकता है। मान लो कोई विधेयक राज्यपाल के पास में आया
तो राज्यपाल क्या कर सकता है उस विधेयक के संबंध में? तो राज्यपाल उस विधेयक को पास कर सकता है, उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है, और वो एक्स्ट्रा पावर क्या होती है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति किसी मैसेज को बिना सीन किए डायरेक्ट डिलीट कर सकता है, यानी कि किसी विधेयक को पारित नहीं करना चाहे तो राष्ट्रपति उसको जेबी वीटो कर सकता है। इसी प्रकार राज्यपाल जो है वो अत्यंतिक वीटो कर सकता है, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो ये वीटो शक्तियां जो वो आर्टिकल 200 में पढ़ी थी अपन ने राज्यपाल वाले मामले में, तो यहाँ पर भी देख ली। अब इसके बाद में 167 समझ में आ गया। मुख्यमंत्री के कर्तव्य है सूचना देगा विधायी और प्रशासनिक कार्यों की एक के तहत 167 में राज्यपाल उनसे सूचना मांग ले तो सूचना देगा, यानी राज्यपाल उसको मैसेज कर दे पर्सनली कि भाई सूचना दे, तो वो काम भी हो सकता है। राज्यपाल ये भी कह सकता है ग्रुप के अंदर डायरेक्ट मैसेज करके कि भाई फलानी फलानी चीज के बारे में मंत्री परिषद जो है उसने अभी तक निर्णय नहीं लिया, इस मंत्री को उसके ऊपर निर्णय लेना था, अभी तक उस पर विचार नहीं किया गया। तो ये बातें। अब बात करते हैं अपन राज्य में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में। अच्छा दोस्तों, मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य है या मुख्यमंत्री के क्या कार्य और शक्तियां हैं? भाई इतनी उसको पेमेंट मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो उसके लिए उसको क्या क्या कार्य करने चाहिए उसके बारे में। सबसे पहली चीज है मुख्यमंत्री की शक्तियां जो है, मंत्री परिषद के संबंध में उसकी शक्तियां देखते हैं कि मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री का कितना दबदबा होता है। सबसे पहली चीज, जो मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद में मंत्री परिषद में विभागों का बंटवारा करता है राज्यपाल। अगर मैं ये पूछूं कि विभागों का बंटवारा कौन करता है, तो राज्यपाल, लेकिन सलाह कौन देता है? तो मुख्यमंत्री। यानी मुख्यमंत्री के कहने पर ही मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, पहली बात। दूसरी बात, उनमें विभागों का बंटवारा जो है वो करता है राज्यपाल। राज्यपाल को सलाह देता है मुख्यमंत्री, यानी विभागों का बंटवारा कौन करता है? अगर सीधा सीधा जाए तो मुख्यमंत्री करवाता है। अच्छा, दूसरी बात, मुख्यमंत्री जो है वो किसी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए भी कह सकता है कि भाई तेरा काम मेरे को लग नहीं रहा, तो ठीक कर रहा है, तो इस्तीफा दे दे। तो मुख्यमंत्री किसी मंत्री परिषद के मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है, और अगर वो मंत्री त्याग पत्र ना दे तो मुख्यमंत्री शिकायत किसको करेगा? एडमिन को, और सुपर एडमिन कौन है? राज्यपाल, और राज्यपाल उसको ग्रुप से एग्जिट कर देगा, उसको बर्खास्त कर देगा। उसके बाद मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल जो है उनकी बैठक की अध्यक्षता भी कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। एक बार फिर से अगर देखें तो मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री विभागों का बंटवारा या फेरबदल भी कर सकता है। विभागों में बंटवारा कौन करता है या फेरबदल कौन कर सकता है? तो मुख्यमंत्री कर सकता है विभागों के अंदर, कि तेरे पास शिक्षा मंत्रालय है, तेरे पास गृह मंत्रालय है, तो इन सभी को बंटवारा करने का जो काम है वो मुख्यमंत्री का है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल किसकी सलाह से करता है? मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। इसके बाद अगर अपन बात करें इसका पांचवा, तो पांचवी जो शक्ति है मंत्री परिषद के संबंध में वो है कि मंत्रियों को उनके कार्यों में परामर्श देना। भाई सब में विभाग बांट दिए, बंटवारा कर दिया, लेकिन आज भी कोई बड़ा मंत्री जो होता है और उसके पास कोई विभाग है, उसको जब प्रेस वाले जाके पूछते हैं तो वो सीधा ये कहता है कि अभी मुख्यमंत्री जी से इस पर हरी झंडी मिलना बाकी है। तो मुख्यमंत्री जो है वो उनको सलाह देता है। तो ये भी बात है, मंत्रियों को उनके कार्यों में परामर्श और नियंत्रण और उन पर कंट्रोल भी रखता है मुख्यमंत्री। तो ये बात भी यहाँ पर याद रखना। ये जो पांच है इनको आपको क्रम से याद रखने की जरूरत नहीं, जिस प्रकार इनको क्रम से याद रखा था उस तरीके से इनको याद नहीं रखना, आगे पीछे याद कर सकते, लेकिन इस प्रकार से याद आसानी से रहेगा। पहली बात क्या है? नियुक्ति करवाता है, राज्यपाल को सलाह देता है नियुक्ति के संबंध में, विभागों का बंटवारा कर सकता है, उसके बाद में त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है, और मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता करता है, उसके लिए समय निर्धारित करता है, उसके लिए जगह निश्चित करता है कि फलानी जगह पे करेंगे, उसके लिए डेट निश्चित करता है, उसके लिए टाइम फिक्स करता है। ये सारे के सारे काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री है वो मंत्रियों को उनके कार्यों में परामर्श देता है और उनके कार्यों पर नियंत्रण भी रखता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें दोस्तों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में कड़ी के रूप में जो काम करता है वो करता है मंत्री परिषद, और ये आर्टिकल 167 के तहत आप मान सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, राज्यपाल किस किस के बीच में कड़ी का कार्य करता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। तो दोनों बातें ध्यान रखना, केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच कड़ी कौन है? मुख्यमंत्री। ये बात भी ध्यान रखना। अब इसके बाद अगर अपन बात करें
राज्य विधानमंडल के संबंध में कौन सी शक्तियां हैं मुख्यमंत्री के पास। पहले अपन ने देखा था मंत्रिपरिषद के संबंध में, अब अपन देखते हैं पूरी विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियां। सबसे पहले विधानसभा को भंग करने की जो सिफारिश है, अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 174 में सत्रावत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है राज्यपाल, और विधानसभा को भंग कर सकता है। तो विधानसभा को भंग करने की जो सिफारिश है वो राज्यपाल को कौन करता है, तो वो करता है मुख्यमंत्री। इसके अलावा विधानसभा में जो सरकारी नीतियां हैं उनकी घोषणा भी कौन करता है, मुख्यमंत्री। आपने कई बार सुना होगा, अभी भी हाल ही में जब कुछ जगहों का नाम चेंज किया गया था तो उसके वीडियो भी वायरल हुए थे कि अब से इस फलानी जगह का नाम ये किया जाता है, जैसे आबू का नाम, माउंट आबू का नाम आबूराज कर दिया गया था। तो उस प्रकार के जो काम है, सरकारी जो नीतियां हैं उनकी घोषणा भी कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। इसके अलावा आर्टिकल 174 के तहत सदन का जो सत्र है उसको आहूत करने की और सत्रावसान करने की, विधानसभा को भंग करने की, ये सारी की सारी जो पावर जो राज्यपाल की है उसके संबंध में सलाह कौन देता है, तो मुख्यमंत्री सलाह देता है। ये तीनों बातें आ जाएगी अपने राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां। इसके बाद अगर अपन बात करें तो कुछ नियुक्तियां भी करता है मुख्यमंत्री। अच्छा, कौन सी नियुक्ति करता है, तो राज्य का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक सचिव होता है, जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 3 प्रकार के मुखिया होते हैं किसी भी राज्य सरकार का। सबसे पहला जो मुखिया होता है वो होता है संवैधानिक मुखिया, संवैधानिक प्रधान, जो मुख्यमंत्री जो राज्यपाल होता है। उसके बाद जो वास्तविक या राजनीतिक प्रधान या राजनीतिक मुखिया होता है वो होता है मुख्यमंत्री। उसके बाद प्रशासनिक जो मुखिया होता है वो होता है मुख्य सचिव। तो यहाँ पर मुख्य सचिव जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है वो राज्य का मुख्य सचिव जो है वो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो यह भी आप ध्यान रखना, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो विभाग है उस विभागों का पूरा जो कच्चा चिट्ठा है वो तैयार करता है, मंत्रिपरिषद का एजेंडा जो है उसको भी तैयार करता है। तो ये भी बात ध्यान रखना, इसलिए उसको अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है मुख्य सचिव को। राजस्थान के जो प्रथम मुख्य सचिव है वो के राधाकृष्णन थे। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर करना है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है। दूसरी बात, राजस्थान के मुख्य सचिव के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्जाम्स के अंदर आया है वो है कि कौन सी महिलाएं या प्रथम महिला कौन है जो राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में काम की है। तो आज तक 2 महिलाएं मुख्य सचिव बनी है, इसमें पहली है कुशल सिंह और दूसरी महिला है उषा शर्मा। तो आपको दोनों के नाम याद रखना, पहली है कुशल सिंह और दूसरी है उषा शर्मा। तीसरी बात इसमें यह है कि जो मुख्य सचिव है उन मुख्य सचिवों में ऐसा पहला राजस्थानी व्यक्ति जो मुख्य सचिव बना। अब आपको भी ये राजस्थानी वाला लगता है क्या, तो ध्यान रखो मुख्य सचिव जो होता है ये आईएएस कैडर का व्यक्ति होता है, और आईएएस कैडर के व्यक्ति को वो पूरे देश में कहीं पर भी ज्वाइनिंग मिलती है तो उसमें से किसी भी व्यक्ति को मुख्य सचिव बनाया गया। उस मुख्य सचिव में जो राजस्थान का व्यक्ति था और राजस्थान का ही मुख्य सचिव बना, ऐसा पहली बार जो हुआ वो हुआ था भगवंत सिंह मेहता के रूप में। यानी पहले राजस्थानी जो यहाँ के मुख्य सचिव बने वो भगवंत सिंह मेहता थे। और इनके बारे में एक बात और ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जो कार्यकाल है वो भगवंत सिंह मेहता ने पूरा किया। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ में, यानी सर्वाधिक 4 मुख्यमंत्रियों के साथ में जिस मुख्य सचिव ने काम किया वो है विपिन बिहारी लाल माथुर। तो इसका भी आपको नाम ध्यान रखना है, सर्वाधिक 4 मुख्यमंत्रियों के साथ में इसने काम किया है, कार्य किया है। तो ये सारी बातें हो गई किसके बारे में, मुख्य सचिव के बारे में। इसके बाद में अगर बात करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री कुछ विभागों का अध्यक्ष और उसका सदस्य होता है, इसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री जो है वो राज्य आयोजना बोर्ड जो होगा उस राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, जो अंतर्राज्य परिषद है उस अंतर्राज्य परिषद आर्टिकल 268 के तहत जो अंतर्राज्य परिषद बनती है, इस अंतर्राज्य परिषद का सदस्य कौन होता है, मुख्यमंत्री। अब आप कहोगे सर इसका सदस्य अगर मुख्यमंत्री होता है तो फिर अध्यक्ष कौन होता है,
ध्यान रखना दोस्तों, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार जो अगला है वो है इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है और मुख्यमंत्री इसका सदस्य होता है। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये जो है काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री, लेकिन इसके सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री भी काम करता है। इसके बाद में जो नीति आयोग है इसका भी सदस्य होता है, अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा एक और ध्यान रखना है, राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता जो है वो भी कौन होता है तो मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा जो राज्य की क्षेत्रीय परिषद है या जो क्षेत्रीय परिषद है उस क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है, राज्य के नहीं, क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अब आप कहोगे सर फिर अध्यक्ष कौन होता है, ध्यान रखना दोस्तों, इसका अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन इसका जो उपाध्यक्ष है वो बारी बारी से एक एक साल के लिए एक राज्य के मुख्यमंत्री को बनाया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ फैक्ट है जिसकी भी बात कर लेते हैं। पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी है वो है सुचेता कृपलानी, किसी भी राज्य की, और ये कौन से राज्य की बनी, उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा आर्टिकल 163, 64 और 167, 163 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देंगे या राज्यपाल की सलाह के लिए होते हैं। 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। ये तीनों जो आर्टिकल है वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अंतर संबंधों का प्रावधान करते हैं। इसके अलावा एक बात विशेष तौर से ध्यान रखना दोस्तों कि जिन राज्यों में या जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होती है उन केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों ध्यान रखना वहां पर राज्यपाल नहीं करता, वहां पर राष्ट्रपति करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन यूटीज यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है उसके अंदर नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, तो उस अरविंद केजरीवाल के बाद में या जो भी वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं उन मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, क्या राष्ट्रपति करता है या राज्यपाल, तो वहां पर डायरेक्ट क्योंकि केंद्र शासित है तो केंद्र का शासन है इसलिए राष्ट्रपति ही उसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री। तो ये सारी बातें अपन ने मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ी और मुख्यमंत्री का जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हालांकि इसमें जो प्रत्येक मुख्यमंत्री है उनकी कुछ विशेष बातें हैं जो बाकी रह गई है वो मैं एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। जो सभी मुख्यमंत्री राजस्थान के आज तक बने हैं उनके बारे में विशेष बातें जो कई एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है उनकी चर्चा अपन अलग से वीडियो में कर लेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो ट्रिक वाला लेके आएंगे जिसके अंदर राजस्थान के सभी मुख्यमंत्रियों को क्रम से किस प्रकार से याद रखा जा सकता है उसकी भी बात कर लेंगे। तो यहाँ तक अपनी चर्चा मुख्यमंत्री के बारे में खत्म होती है। जो मोटी मोटा चर्चाएं हैं मुख्यमंत्री के आर्टिकल और मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में, अब कुछ मुख्यमंत्रियों के बारे में बातें ध्यान रखनी है जो अपन अगले वीडियो में कर लेंगे। इसके अलावा जो ये चीजें मैं लेके आया हूँ इन आर्टिकल्स को किस प्रकार से याद रखा जा सकता है उसकी भी बात कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 153 से अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है। 154 में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है या कार्यपालिका का मुखिया होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। 155 में नियुक्ति का प्रावधान है। 156 में कार्यपालिका या कार्यकाल होता है। 157 में राज्यपाल की योग्यता है। 158 में सेवा और शर्तें। 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। 167 में उसके कर्तव्यों का निर्वहन है। 161 में समाधान की शक्तियां। 162 के अंदर कर्तव्यों का विस्तार है राज्यपाल। ये बात हो गई आर्टिकल 162 से 152 से 162 तक, यानी यहाँ तक आर्टिकल अपने कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 163(1) और 163(2) इसके अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में है या मुख्यमंत्री के संबंध में है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होंगे, जिसमें जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के दोनों आर्टिकल है ये अपन ऊपर पढ़ लिए। एक के अंदर सीधा लिखा हुआ है और 2 में ये लिखा हुआ है कि उसके लिए राज्यपाल स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा अगर आर्टिकल 164 की बात करें तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 165 में महाधिवक्ता। 166 जो है
कार्यपालिका की समस्त कार्रवाइयां राज्यपाल के नाम से होगी। 167 के अंदर मुख्यमंत्री के कर्तव्य है कि विधायी और प्रशासनिक कार्यों की सूचना राज्यपाल को दे। 171 3 के अंदर 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है राज्यपाल विधान परिषद के अंदर। तो 171 3 ध्यान रखना है यहाँ पे। 174 में 3 चीजें होगी, कौन कौन सी? सत्रावत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है, कौन कर सकता है? तो राज्यपाल। ठीक है। 175 पेंडिंग, पी से पेंडिंग, तो जो लंबित विधेयक है उनके संबंध में राज्यपाल उसको आगे भेजने के लिए कह सकता है, लंबित विधेयक के संबंध में अभिभाषण है। उसके बाद 176 में विशेष अभिभाषण करता है राज्यपाल किन किन परिस्थितियों में? एक तो प्रत्येक वर्ष जो पहला सेशन होता है उसमें, और चुनाव के जस्ट बाद जो पहला सेशन होता है उसके अंदर भी, तो सदन का सत्र चलता है। 180 के अंदर मैंने बोला था गाड़ी फंसेगी, 80 में फंसेगी, और फंसती कब है? जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही बस में नहीं है, उस कंडीशन में गाड़ी फंस जाती है और राज्यपाल उसमें किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है अध्यक्षता करने के लिए विधानसभा की। तो ये हो गया 180। उसके बाद 192 के अंदर दो प्रावधान अपन ने पढ़े थे, 192 1 और 192 2। इसमें ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार और आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर बर्खास्त कर सकता है, या उसके पद से हटा सकता है, या उसको अयोग्य घोषित कर सकता है, इसके प्रावधान है। और विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो कर सकता है दल बदल के आधार पर। तो 192 1 में विधानसभा का अध्यक्ष कर सकता है दल बदल के आधार पे, 192 2 में राज्यपाल गड़बड़ी के आधार पर या भ्रष्टाचार के आधार पर कर सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद 198 धन विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 200 में मैंने बोला था उसके पास सीधा डबल सेंचुरी लगेगी, और डबल सेंचुरी लगने का मतलब है कि राज्यपाल के पास भर भर के पावर आएंगे। राज्यपाल किसी भी विधेयक को बिना हस्ताक्षर राज्यपाल के वो पारित नहीं होगा, यानी राज्यपाल के सिग्नेचर जरूरी है। राज्यपाल की वीटो शक्तियां, ये सब किसमें है? आर्टिकल 200 के अंदर। 202 के अंदर बजट का उल्लेख है, एएफएस एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख भी आर्टिकल 202 में मिलता है। 203 में मैंने कहा था 3 के अंदर ये जो दिख रहा है ए जैसा है, तो अनुदान की मांग कर सकता है, और अनुदान की मांग के लिए किससे परमिशन चाहिए? तो राज्यपाल की परमिशन आवश्यक है। उसके बाद में 213 के अंदर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राज्यपाल की। 217 के अंदर जो कोलिजियम प्रणाली है उसके तहत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेना आवश्यक है, ये 217 है। 219 के अंदर क्या है? तो मुख्य न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख है कि जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश है इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है, आर्टिकल 219। 233 के तहत जो जिले के जो अधीनस्थ न्यायालय है या जिला न्यायालय है, उन जिला न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से होती है, ये 233 के अंदर है। 234 के अंदर जो राज्य न्यायिक अधिकारी है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, इसका प्रावधान। उसके बाद 243 के अंदर दो आर्टिकल है, 243 आई और 243 वाई। इसके तहत राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है, और 243 के और 243 जेड ए के तहत जो चुनाव आयोग है राज्य का, उसका गठन राज्यपाल करता है। तो यहाँ तक पहुंच गए अपन। उसके बाद 316 के तहत जो आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष है इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसके अलावा आर्टिकल 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, जिसके लिए रिपोर्ट कौन भेजता है, सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल करता है। और लास्ट में आर्टिकल 361 जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष अधिकार का उल्लेख। अब आप बताइए दोस्तों, क्या आर्टिकल्स याद नहीं होते क्या? बिल्कुल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको इनको टुकड़ों में तोड़ना है। यहाँ तक अपनी जो ट्रिक है वो अपन ने लगा रखी है, उस ट्रिक के माध्यम से याद रख लो। राका निकायों से शक होगा तो समान नहीं, कर्तव्यों का विस्तार करो। तो 162, उसके बाद 63, 64, 65, 66 ये सब जो आर्टिकल है इसको अपन ने कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, स्वविवेकीय शक्तियां इसके अंदर तोड़ दिया, और उसके बाद में इनको आराम से याद कर लिया था पिछली क्लासों के अंदर। और यहाँ तक आते आते अपन ने लगभग आर्टिकल पढ़ लिए। अब मुख्यमंत्री कौन कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं उनका जो सीक्वेंस है ये कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो उसके लिए अगले वीडियो के अंदर एक 2-3 मिनट का वीडियो लेके आएंगे, जिसमें एक ट्रिक के माध्यम से हम ये याद करने का प्रयास करेंगे कि कौन सा मुख्यमंत्री पहले आया और उसके बाद में कौन सा आया। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।